माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोडा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। पिछले वीडियो में हमने बच्चों देख लिया था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल पेंडुलम ये पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, ये बॉब है, ये SHM कर रहा है, ये SHM कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था T इज इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है, ठीक है, ये जो G होता है वो G इफेक्टिव होता है, यानी नेट एक्सिलरेशन। तो ये जो G होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G इफेक्टिव। इसको समझते हैं G इफेक्टिव मतलब क्या हुआ। ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखिए G इफेक्टिव क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये नीचे नेट एक्सिलरेशन G लग रहा है और ये टेंशन T है, नीचे की तरफ जो नेट एक्सिलरेशन है वो हमारा क्या है G। तो यहाँ पर G इफेक्टिव क्या है G। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में अगर हमारा पेंडुलम किसी लिफ्ट में रखा हुआ है और वो लिफ्ट A एक्सिलरेशन से ऊपर जा रही है, A एक्सिलरेशन से नीचे आ रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारा G इफेक्टिव जो है चेंज हो जाएगा। तो हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस, ठीक है। फर्स्ट है हमारा व्हेन पेंडुलम मूविंग upwards with acceleration A एक्सिलरेशन से हमारा पेंडुलम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा G इफेक्टिव क्या होगा। तो आप सबको पहले से पता है, काइनेमेटिक्स में आप सब पढ़ करके आए हुए हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा G इफेक्टिव होगा, G इफेक्टिव क्या हो जाएगा G+A। ये क्या है एक्सिलरेशन, जिससे हमारा पेंडुलम क्या है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास जो T हो जाएगा वो हो जाएगा 2π√L/G+A। ठीक है, ठीक है। केस 2 सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। व्हेन पेंडुलम मूविंग डाउनवर्ड्स कमिंग डाउनवर्ड्स विद एक्सिलरेशन ए। जब हमारा पेंडुलम ए एक्सिलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, तो आप सबको पता है जब भी कोई भी बॉडी ए एक्सिलरेशन से नीचे की तरफ आती है तो उसकी इफेक्टिव एक्सिलरेशन जो है इफेक्टिव जी इफेक्टिव जो वो डिक्रीज हो जाती है और क्या हो जाती है G-A। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे व्हेन पेंडुलम moving downwards with acceleration A। तो उस कंडीशन में जो हमारा G इफेक्टिव रहेगा वो क्या हो जाएगा G-A। वो क्या हो गया G-A हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा हमारा T इज इक्वल टू हो जाएगा 2π√L/G-A। ठीक है, ठीक है, दो केसेस। थर्ड में देखते हैं।
थर्ड केस हमारे लिए है, ये हमारा पेंडुलम है जिसकी मास जो है, जिसका मास m है और चार्ज इस पेंडुलम के ऊपर अब क्या है, हमने दे दिया है चार्ज q है, और हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया। E हमारा क्या है, E फैक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा जब हम उसे देखेंगे, तो इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा, ये एक्सीलरेशन एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन g नीचे होगा, और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा QE/m। तो फिर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, g इफेक्टिव फाइंड करेंगे तो ये हमारा जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव। तो यहाँ पर जो g इफेक्टिव होगा वो होगा √अंडर g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। QE इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, QE और एक्सीलरेशन क्या हो जाए, QE/m। तो इस कंडीशन में g इफेक्टिव होगा √अंडर g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पिछले वीडियो में हम देखे हैं t = 2π √L/g आ चुका था सिंपल केस में। ठीक है, लेकिन ये जो g होता है, अगर हमारी कंडीशंस चेंज होती है तो ये g क्या होता है, g इफेक्टिव, यानी नेट एक्सीलरेशन। यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन, ये बॉब का नेट एक्सीलरेशन हमें देखना होगा। तो यहाँ पर इसी कंडीशन को लेकर के हम डिफरेंट केसेस का स्टडी करते हैं। अगर हमारा पेंडुलम a एक्सीलरेशन से किसी लिफ्ट में लगा हुआ और a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस समय टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड वही हम लिखेंगे t = 2π √L/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव क्या होगा, जब a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g + a। काइनेमेटिक्स में हम लोग इसे देख चुके हैं कैसे होता है। तो t = क्या हो गया, t = 2π √L/g + a। अगर नेक्स्ट में क्या, व्हेन पेंडुलम मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सीलरेशन a, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g - a। तो t = क्या हो गया, 2π √L/g - a। उसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड करने के लिए, अब हमारा जो पेंडुलम है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, और इसमें जो इसका मास है m है और जो चार्ज है वो q है। तो यहाँ नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशंस की वजह से g डाउनवर्ड लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा QE, तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन होगा QE/m। दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव = √अंडर g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये एक्सीलरेशन आ गया g इफेक्टिव। अब हम आगे देखते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा टाइम पीरियड होगा, तो इस कंडीशन का जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा t = 2π √अंडर L/g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो फिर हम नेक्स्ट एक और फोर्थ केस देखते हैं। ये हमारे पास एक 4 व्हीलर है, एक कोई सिस्टम है, कोई गाड़ी है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से जा रहा है, और यहाँ पर एक पेंडुलम हिंज्ड है जिसकी मास m है। ठीक है, तो अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, इसका लेंथ l है। तो फिर हम देखेंगे इसके ऊपर जो नेट एक्सीलरेशन क्या है। नेट एक्सीलरेशन देखने के लिए जाएंगे तो इसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में a होगा। तो यहाँ पर जो हमारा g इफेक्टिव आएगा वो क्या हो जाएगा, √अंडर g² प्लस a²। तो जब हम इसका टाइम पीरियड लिख रहे होंगे, इस पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड लिख रहे होंगे, तो वो होगा 2π √अंडर L/g²
जी स्क्वायर, एक मिनट, जी इफेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा, ये रूट अंडर होगा एल अपॉन जी इफेक्टिव था, जी इफेक्टिव ऑलरेडी क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी कंप्लीट का रूट अंडर के अंदर में एल अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर जब हम जी इफेक्टिव लिखेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए ये हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखें, इसी तरह से कोई भी केस आ सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग एक बार। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम A simple pendulum consists of a small sphere, of mass m, suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. A positive charge Q. ठीक है, the pendulum is placed in a uniform electric field of a strength E directed vertically upwards. Directed vertically upwards. With what period will pendulum oscillate if the electricity is less than the gravitational force? Here इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपको गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स then find the time period of pendulum.
then find the time period of पेंडुलम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमें बोला गया ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फेयर। एक पेंडुलम है जो क्या है, स्मॉल स्फेयर से, जाइए मैं डायग्रामेटिकली से रिप्रेजेंट करता हूँ। बोला गया है कि ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m। जो पेंडुलम है उस स्फेयर जो उसमें लगा हुआ उसका मास m है, और सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l। जो थ्रेड है उसका लेंथ क्या है, l है। जिस रस्सी से वो स्फेयर बंधा हुआ है उसका लेंथ क्या है, l है। द स्फेयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q। और जो स्फेयर के पास कितना चार्ज है, चार्ज q है। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। और पेंडुलम को हमने कहाँ पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। डायरेक्शन दिया हुआ डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और साथ ही साथ ये भी हमें दे दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, चलिए इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, देखिए हम ये L लेंथ है, ये स्फेयर है, ये लेंथ L है, स्फेयर, स्फेयर का मास m है और चार्ज q है। इसमें बोला गया वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा, Q इंटू ई। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, अब इसका एक्सीलरेशन यानी g इफेक्टिव कितना हो जाएगा। देखिए g नीचे की तरफ और एक फोर्स लग रहा है QE ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए F नेट कितना लग रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस ऑफ QE। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू जी इफेक्टिव, यही डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा m इंटू जी इफेक्टिव। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस QE। तो यहाँ से g इफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या होगा, g माइनस ऑफ QE बाय m। अब हमारे पास g इफेक्टिव आ चुका है। अब हमें टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L अपॉन g इफेक्टिव। तो यहाँ से हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L, ये लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है L, अपॉन g माइनस QE बाय m, g माइनस QE बाय m। चलिए यही इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। फिर से देखते हैं क्या है इसमें। m मास है, चार्ज q है, इसे रखा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पूछ दिया गया इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए। ठीक है भाई, हम सब जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है पिछले वीडियो में। क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी इफेक्टिव। लेकिन जी इफेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेट जो इसका जी इफेक्टिव होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्या है कि नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, तो QE। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू mg माइनस QE, mg नीचे QE ऊपर, तो m इंटू जी इफेक्टिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा m इंटू जी, यानी जी इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस QE। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस QE बाय m। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी इफेक्टिव, और ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ये सिंपल पेंडुलम, अब देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, a simple pendulum of length L is suspended from the ceiling of a cart. Ceiling of a cart which is sliding without friction, without friction on an inclined plane, inclined plane of inclination theta, what will be the time period of pendulum? What will be the time period of pendulum? देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यह सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है। इज सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड किया गया, कहाँ से लटकाया गया है? सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार्ट। कार्ट मतलब कोई गाड़ी ले लो, किसी गाड़ी से इसे लटका दिया गया उसके ऊपर के सरफेस से, सीलिंग ऑफ ए कार्ट, और वो स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है विदाउट फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। तो उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। देखते हैं पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये इंक्लाइनेशन क्या है? थीटा। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन थीटा। ये एक कार्ट है, थोड़ा नीचे डायग्राम बनाते हैं। थीटा, ये स्लाइड कर रहा है, इसमें किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पर L लेंथ का एक पेंडुलम है, वो ऐसे करके ये लटका हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, ये मास रहने देते, जिसका मास m है, इसका लेंथ L है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? हमें क्या फाइंड करना है? इसका टाइम पीरियड। ठीक है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करनी है। और हम सब जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2π√L/g इफेक्टिव। ठीक है, तो अब देखने की बात है कि क्या इसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन लग रहा है g? देखते हैं, एक तो इसके ऊपर ये एक्सीलरेशन लग रहा है g, और दूसरा एक इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये स्लाइड करते हुए आ रही है, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन रहेगा वो g sin थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, g sin थीटा होगा। एक्सीलरेशन इसका a, मान लो ये एक्सीलरेशन a है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि g इफेक्टिव क्या होता है? जब कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय हमारा जो g इफेक्टिव रहता है, g वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर होता है।
जी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट है? जी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये अब हमें फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो जी की वैल्यू तो जी, और ए जो है, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है, ये एंगल अल्फा मान लो, और ये अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जब हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, अगर हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते तो हमारा टाइम पीरियड आसानी से हो जाएगा। चलते हैं जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2ab कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, सॉरी 2ab कॉस ऑफ अल्फा नहीं होगा, यहाँ माइनस है, जी इफेक्टिव मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 2ab कॉस अल्फा, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो जी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या है? जी साइन थीटा, माइनस ऑफ 2a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जी साइन थीटा, और यहाँ इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, टू ए जी साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या है? जी, और ये जी पहले से यहाँ जी स्क्वायर होगा, तो 2g स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 माइनस, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, तो फाइनली हमारा जो जी इफेक्टिव निकल करके आया, जी इफेक्टिव कितना निकल करके आ गया? जी कॉस थीटा, यानी जी इफेक्टिव हमारा क्या हो गया? जी कॉस थीटा। अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे इसके टाइम पीरियड निकालने में, और यहाँ से टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव इज जी कॉस थीटा, ठीक है। यही इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम है जो किसी कार्ट के ऊपर लगा हुआ है, और वो कार्ट इंक्लाइंड सरफेस इंक्लाइन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, उससे वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही विदाउट फ्रिक्शन। हमने बोला ठीक है भाई, देखते हैं। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड कितना होगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव। एल तो हमें गिवन है, जी इफेक्टिव यानी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जी इफेक्टिव क्या, जब वो नीचे तरफ, सपोज दैट ए एक्सेलरेशन, देखो इसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन लगेगा? एक तो जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इंक्लाइंड सरफेस पर आ रहा है तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन उसका होगा जी साइन थीटा, यानी का ए। तो नीचे की तरफ आता है तो हम मेरे पास क्या पता है? जी वेक्टर माइनस जी माइनस ए होता है। यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में तो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। अल्फा मान लिया हमने, जी और ए के बीच के एंगल को अल्फा मान लिया है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा,
ठीक है, हमने लिखा g की वैल्यू जी स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने a की, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दिया g साइन थीटा, माइनस हमने 2g और यहाँ पर g था जी स्क्वायर साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन हो गया जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जी स्क्वायर को कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर जी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज जी कॉस थीटा, यानी हमारा जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी कॉस थीटा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीधा हमने वैल्यू क्या पुट कर दिया, जी इफेक्टिव के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम सिंपल पेंडुलम को देख लिए। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अभी इसके ऊपर हमने कोई भी, इसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की दिया है। अभी हम जो है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मास अप्लाई नहीं किया। ये जो स्प्रिंग का मास है उसे हम नेग्लेक्ट लेकर के चलते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हो आइडियल स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। आइडियल स्प्रिंग में हमारा जो मास रहता है वो नेग्लेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका नेचुरल लेंथ है Ln, ये नेचुरल लेंथ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम कोई एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है उसको हम हैंग करते हैं, लटकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो इसका क्या हो गया, ये नेचुरल लेंथ है। तो अब हम यहाँ पर कोई m मास का कोई बॉडी अगर हम हैंग करेंगे, तो अगर हमने m मास का बॉडी यहाँ पर क्या किया, हैंग किया, तो यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन जो है वो कितना हो गया h। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ऊपर में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k इंटू एच, क्योंकि mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर की तरफ kh लग रहा है। यही बैलेंस करके इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रखा होगा। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हमें एसएचएम करवाना है। एसएचएम करवाने के लिए, एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वहाँ से हम इसे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, वाई डिस्प्लेस करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसका जो फोर्स का इक्वेशन है, रीस्टोरिंग फोर्स का, वो हम कैसे लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और वहाँ से हम फिर एक्सेलरेशन लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये यहाँ पर आ रहा था, अब हमने क्या किया, इसे y एक्सटेंड कर दिया। y जब हमने एक्सटेंड किया तो अब इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जो लग रहा होगा वो होगा KH प्लस वाई, और एक फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, mg, और इसके ऊपर इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आ गया होगा a। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, जब हम इसे y डिस्प्लेस किए, y डिस्प्लेस करके छोड़े, तो अब इसके पास इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपने आप को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की होगी।
ठीक है। अब हम इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। चलो ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो हमारा स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 कहता है कि उसका जो बैलेंसिंग कंडीशन, उसके फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन पोजीशन के ऊपर, उस फोर्स के बारे में हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इक्वेशन लिख देना है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दिया mg = k × h, इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें कहा गया था कि इस एसएचएम को हम y क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, उसके बाद इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने डिस्प्लेस किया तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही है, k × h + y, स्प्रिंग फोर्स लगेगी, क्योंकि अब नेचुरल लेंथ, जो नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, h + y, तो टोटल फोर्स क्या होगा, कि h + y अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, -mg = m × a। ठीक है, m × a, या तो हम इसे बोल सकते हैं f, फोर्स, नेट फोर्स इतना ही लग रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, mg = kh है, तो ये हम कैंसल आउट कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स आया अपवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो ky है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम नीचे कर रहे हैं और फोर्स ऊपर लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स = -ky। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक्सीलरेशन लिख देंगे, एक्सीलरेशन = क्या लिखेंगे, -k/m। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, -k/m × y। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। और हम जानते हैं कि एसएचएम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्सीलरेशन = -ω²y। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा यहाँ से ओमेगा जो आता है वो आ गया √k/m, क्योंकि ω² = k/m, तो ओमेगा क्या आ गया, √k/m। तो अब हम यहाँ से, अब हमारा टाइम पीरियड आ गया है। टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π/ω। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होता है, t = 2π/ω। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t = 2π √m/k। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्या आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, हमने जो जो आपको प्रोसेस में बताया गया था वही 3 स्टेप किया। जब हमें प्रोसेस में, जब टाइम पीरियड हमें एसएचएम का लिखने के लिए सीख रहे थे, तो वहाँ पर हमें बोला गया था स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे फोर्सेस का, बैलेंसिंग इक्वेशन। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहाँ पर फोर्स क्या, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kh लग रहा है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दिया mg = kh, इक्वेशन 1। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हुआ। फिर हमें बोला गया था कि स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम उससे नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो हमने इसे डिस्प्लेस करके छोड़ा। तो अभी जो एट द मोमेंट जब हमने इसे डिस्प्लेस किया, उस समय जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ कितना लगेगा, k × h + y, और नीचे की तरफ mg ही लगेगा, और उसका क्या आ गया, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि h + y - mg = नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है ky, लेकिन हम क्या, y नीचे की तरफ डिस्प्लेस किए और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर है। तो हम रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकते हैं, -ky, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लिख लिए -k/m × y, और हम एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, एक्सेलरेशन = -ω²y। इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमारे पास ओमेगा आ गया, ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और तो हम टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम जो है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t = 2π/ω। हम वैल्यू पुट करते हैं तो t = क्या आ गया, t = 2π √m/k। चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट जो आगे का रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।